हाँ, तो सभी बच्चे कक्षा में आ चुके हैं। यस सर। और कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो बाहर खेल रहा हो? नहीं सर। तो सभी बच्चे आ चुके हैं और सभी बच्चे जो हैं अपने सभी विज्ञान की किताब ले आए। यस सर। क्लास 8 वाले सभी बच्चे विज्ञान की किताब ले आए हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। आज देखिए हमारी जो किताब है विज्ञान भारती, ठीक। और विज्ञान भारती में देखिए हमारी इकाई 3 चल रही है, ठीक, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना का मतलब है जो परमाणु होता है, परमाणु पर इसमें बहुत सारा बताया गया है। तो जो परमाणु होता है, जो सबसे छोटे कण होते हैं पदार्थ के, उस परमाणु की संरचना का मतलब है उसे अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होना, अच्छी तरह से उसके बारे में पढ़ना, ठीक। तो हमें इसकी 2 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, ठीक। आज मेरी इसकी तीसरी क्लास है, ठीक। तो जो सभी बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी किताब को खोल लें, ठीक। और सभी बच्चे शांत बैठे और जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से पढ़ करके हैं, ठीक। तो सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। ठीक। तो देखिए सभी बच्चे तैयार हैं तो आप ऐसा कीजिए, अपनी किताब को खोल लीजिए और किताब से खोल करके आपका जो टॉपिक है समस्थानिक टॉपिक है, तो आप अपने टॉपिक को देख सकते हैं। आप अपना समस्थानिक टॉपिक निकाल लीजिए, ठीक। समस्थानिक सबने खोल लिया? यस सर। तो थोड़ा हम इस समस्थानिक को देखते हैं, ठीक, कि आखिर में समस्थानिक क्या होता है, जिसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं आइसोटॉप्स। तो ये है हमारा समस्थानिक, ठीक है। आइए अब हम ये देखते हैं कि आखिर में यह समस्थानिक क्या है। सभी बच्चे शांत हो जाएं और मैंने तुमसे बार बार यही कहता हूँ, अपने घर जब आ करो तो कम से कम 2 बार 3 बार किताब को पढ़ के आया करो, फिर यहाँ से जाने के बाद पढ़ा करो। अब देखिए किसी तत्व के, ये देखिए किसी तत्व कौन सा है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, ब्रोमीन है। सारी चीज़ क्या है, एक एलिमेंट है जो मैं तुम्हें पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। और इसके अलावा कक्षा 7 में भी तुमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। जो सारी चीज़ क्या है, तत्व है। तो देखिए पहले सुनिए इसमें क्या कह रहा है, किसी तत्व के वे परमाणु, ठीक, पहले सुनना बात को, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, जैसे मान लीजिए कोई तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो एक अणु है H2 कितने परमाणु से मिलकर के बना है, 2। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास हाइड्रोजन, तो इसमें क्या है, 2 परमाणु है, 2 परमाणु है, तो क्या बना हाइड्रोजन का एक अणु। तो एक परमाणु तो देखो एक है और एक परमाणु है, तो ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन का एक अणु। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे छोटा है परमाणु। तो बात यहाँ पर परमाणु की हो रही है, ठीक, बहुत अच्छी बात। कुछ न कुछ जवाब देने के पढ़ोगे तो जवाब देंगे। ये सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे मैंने तुम्हें धूल के कण के बारे में बताया था, उसी प्रकार से इस हाइड्रोजन का जो अणु होता है, उस हाइड्रोजन के अणु की सबसे छोटी क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक। तो ये है मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु। यहाँ पर बात परमाणु की हो रही है। बाकी बच्चे सब शांत बैठे रहे, बात न करे कोई, ठीक। मुझे बात करके पसंद नहीं पढ़ाते टाइम। अब बात में इस परमाणु की करें, परमाणु कौन सा है, जो हम बहुत छोटा होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। और परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है, एक न्यूट्रॉन मिलता है। इन तीनों चीज को मैं तुम्हें अच्छी तरह से पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, पहले बात को ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट अपना दिमाग इस ब्लैक बोर्ड पर रखिए और कान जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनने पर रखिए। बाकी तुम्हारे दिमाग में रील इधर उधर की जो रील घूम रही है, उस रील को दिमाग से निकाल दो और पढ़ो। तो
अब देखिए इसमें क्या है, किसी तत्व के वे परमाणु, जैसे मान लीजिए कोई तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वह परमाणु, कोई परमाणु वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या, अब परमाणु संख्या क्या होती है, मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में बताया, परमाणु संख्या के बारे में मैंने तुम्हें पिछली संख्या बताया, एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक, मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में पढ़ाया था। तो ये कह रहा कोई भी जैसे परमाणु है, जैसे मान लीजिए परमाणु, इस परमाणु में उसकी परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक, तो समान होते हैं। अगर कोई है तो उसमें देखिए उसकी, अगर एक किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, ठीक, परमाणु संख्या तो समान होते हैं, परमाणु संख्या का है, अगर कोई ऐसा तत्व हमारे पास, उस तत्व का एक परमाणु है, उस परमाणु में उसकी परमाणु संख्या तो समान है, परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो दोनों समान है बिल्कुल, ठीक। अब देखिए आगे, वो चीज तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या कौन सी होती है, द्रव्यमान संख्या को मैंने तुम्हें कल बताया था, पिछले लेक्चर में बताया, ठीक, जब उसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल आती है, हमारी द्रव्यमान संख्या निकल आती है। तो यहाँ पर देखिए कोई तत्व ऐसा है उसमें उनके परमाणु की संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक। अभी देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब समझते हैं, अभी देखो क्या समझते हैं, तो वो क्या समस्थानिक कहलाते हैं। थोड़ा तो मैं इमेज दिखाऊंगा तब तुम्हारी समझ में आएगी, ठीक। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, मैं तुम्हारे हाइड्रोजन के बारे में बता रहा था, पहले देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3। अभी देखिए ये है समस्थानिक, ठीक, समस्थानिक क्या है ये हाइड्रोजन के, ठीक, यहाँ पर इसमें होगा, तो यहाँ पर जब हम समस्थानिक लिख रहे हैं हाइड्रोजन के, अब देखिए मेरे पास हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ पर कितने बताए गए, 3। अब 3 कौन कौन से अभी देखते हैं। पहला तो होता है प्रोटीन, पहला क्या है, प्रोटीन। अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे सामने ये लिखी हुई है, H बनी हुई है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे देखिए यहाँ पर एक अक्षर बना हुआ है, दिखा हुआ है एक अक्षर, इसे कहते हैं हम परमाणु संख्या, ठीक। क्या कर रहा है, ठीक। उसके अलावा देखिए एक, अब इसी प्रकार दूसरा क्या है, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगला रूप है क्या है, ड्यूटेरियम। फिर तीसरा क्या है, ट्राइटियम। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या तो देखिए एक ही है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स ले रहे हैं, 3 समस्थानिक ले रहे हैं। अब उनकी तीनों की परमाणु संख्या तो समान है, देखिए परमाणु संख्या देखिए यहाँ भी एक है और परमाणु यहाँ पर, ये हाइड्रोजन लिया है ना, ये देखो हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है। ए बच्चे इधर तो है, उस तत्व में परमाणु संख्या तो समान है, मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक, हाइड्रोजन परमाणु संख्या तो समान है, ये देखिए ये हाइड्रोजन एक बराबर, ये हाइड्रोजन एक बराबर, यहाँ पर परमाणु संख्या इसे कहते हैं परमाणु संख्या, इसे कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ये देखो नीचे लिखी जा रही है यहाँ पर अक्षरों में, ठीक। तो परमाणु संख्या जो कि यहाँ पर कैसी है, बिल्कुल हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बने, तीनों की परमाणु संख्या तो क्या है, समान, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। यहाँ पर देखिए एक है और दूसरे वाले जो ड्यूटेरियम है उसकी 2 है और नीचे क्या है, ट्राइटियम, ट्राइटियम की कितनी है, 3। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, ये भिन्न भिन्न, ये देखो भिन्न है, भिन्न भिन्न है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब कोई ऐसा तत्व है लेकिन परमाणु संख्या तो समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। अब आइए देखते हैं, जब परमाणु संख्या की हम बात करते हैं तो मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में यही बताया था कि कोई भी परमाणु होता है तो उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, ठीक। यहाँ भी प्रोटॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा,
यहाँ भी प्रोटॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? इसका मतलब है कि अगर कोई भी परमाणु है और उस परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है, अगर परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा, अगर उसकी परमाणु संख्या 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, अगर परमाणु संख्या उसकी 4 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या 1, अगर परमाणु संख्या हमारी 1 निकाली तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन और कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसकी परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन्स 1। तो अब क्या देखते हैं, अगर उसके द्रव्यमान संख्या में अंतर आ रहा है, द्रव्यमान संख्या उसकी 1 निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो मौजूद न्यूट्रॉन्स बैठे हुए वो न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले प्रोटॉन में देखते हैं न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है? 0, कुछ नहीं है। यानी हम बात करते हैं अगर प्रोटियम की, तो प्रोटियम की अगर हम देखे जाए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बनते हैं, उसमें अगर प्रोटियम की बात करते हैं तो प्रोटियम की अगर इसके परमाणु को देखते हैं तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 0। अगर हमने लिया कौन सा, ड्यूटेरियम, पानी का अगला समस्थानिक लिया ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 1। जब न्यूट्रॉन की संख्या 1 है तो वो 1 प्रोटॉन से जुड़ जाएगा। ठीक, तो एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी संख्या देखो, द्रव्यमान संख्या कितनी बनेगी? 2, यानी कि मैंने 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन को जोड़ दिया। मैंने तुम्हें कल बताया द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक मेरे पास प्रोटॉन है और एक मेरे पास न्यूट्रॉन, बराबर 2 में। तो देखो द्रव्यमान संख्या देखो ड्यूटेरियम में लिखी हुई 2, ये देखो लिखी हुई 2। ठीक, उसके अलावा आप अगले कंडीशन आ जाओ, अब आ गया ट्राइटियम। ट्राइटियम की बात करते हैं तो वह परमाणु तो मेरे पास 1 है लेकिन वहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ भी द्रव्यमान संख्या निकाली ट्राइटियम की, तो यहाँ पे निकाले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दो, तो प्रोटॉन कितना है? 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो दोनों मिला कितने हो गए? 3। तो ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3। इसके अलावा तो इंटरकाले में चले जाना, वह टीचर पढ़ाने वाला एक्सपर्ट होगा वो भले बता दे, अंतर गाइड से पढ़ा देते हैं। ये इतना तुम्हारे किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये तुम्हारी समझ में आया? बाकी इसे घर जाके पढ़ा तो बहुत टफ चीज है, इंटर में जाके बढ़ती है। जब मैं इंटर में पढ़ता था उस वक्त भी बहुत ज्यादा लोड डालता था, तब आती थी। अब यहाँ पर देखिए तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है। देखो एक ही प्रोटॉन है, ये देखो, ये देखो। ठीक, प्रोटॉन संख्या क्या है? 1 है, परंतु न्यूट्रॉन्स भिन्न भिन्न होते हैं। अगर कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि ये बताइए भैया कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो क्या बताओगे? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। मेरी तरह मुंह फाड़ी मन देखा करो, मेरा पूरी तरह देखा करो। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। इसे पढ़ना जा करके तभी तुम्हारी समझ में आएगा। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब है आयनों का बनना। ये देखो ये चीजें टफ आ रही हैं, लेकिन ये चीजें देखी जाती है सीबीएसई बोर्ड में, सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। वहां थोड़ा टफ है एनसीईआरटी के सिलेबस या एससीईआरटी का, और तुमको एससीईआरटी का सिलेबस भी नहीं दे पा। आयनों का बनना। अब आयनों का बनना देखते क्या है, अगला निकालो, उसमें आयनों का बनना लिखा है, बस निकाल लो। हमें पता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं एक ही बात, क्या? परमाणु के बारे में। क्या कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जब ये तीनों चीज मिलेंगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो भैया क्या मेरा परमाणु बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, लाइट गई, पर ज्यादा मत करो, इतनी खुश। इन्वर्टर होता तो कम से कम बार क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। हमें मालूम जब पढ़ाएंगे तभी लाइट जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इसे देखिए, ये क्या है तुम्हारा? एक परमाणु बना है। तो परमाणु के बाहरी कक्षा में कौन होता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में कौन होता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पढ़ता ही नहीं कुछ। मैं 4 घड़ा भरा यार। परमाणु की बाहरी कक्षा में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं। अंदर क्या मिलेगा आपको? आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे और प्रोटॉन मिलेंगे। ये पढ़े यहाँ तो पढ़ा दी थी मास्टर। मैं घर नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जितने यहाँ पर प्रोटॉन होंगे उतने वहां पर न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं हमेशा। ठीक, प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पर कैसा होता है, धनावेश होता है, तथा इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, ऋणावेश होता है। विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन हो जाता है। मान लीजिए ये कोई परमाणु है और इसके अंदर है प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन है यहाँ पर 4, तो 4 ही यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश, यहाँ पर कैसा होगा, धनात्मक। इससे इसे काट दो तो चार्ज खत्म हो जाता है। अगर मेरे पास संख्या यहाँ पर 5 है प्लस की और इधर है -1, इसे काट दोगे तो यह क्या, कुछ नहीं रहेगा, न तो प्लस रहा न माइनस रहा। तो यही कह रहे हैं अगर दोनों ही समान है तो क्या होता है, विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन हो जाता है। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु एक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक, अगर कोई विद्युत उद्देश्य परमाणु हो गया, देखिए समझ लीजिए हम इस बात को, एक लाइट बहुत जा रही है, ये है मेरे पास एक परमाणु, ठीक, और यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यह कह रहा है यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, या ऋणात्मक ऋण वाली संख्या क्या हो जाए, थोड़ी बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन 5 थे तो इलेक्ट्रॉन 5 की जगह 6 हो जाए, तो ये चीज क्या होगी, ऋण वाली अधिक होगी, ये बढ़ेगी क्या नहीं। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, यदि विद्युत में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, अभी देखो आगे बढ़ाता हूँ। चूंकि अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कहता हुआ ऋणात्मक आवेश, इसलिए ऋणावेश की संख्या अधिक होने की वजह से अगर मेरे पास ये प्रोटॉन्स है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी संख्या उसकी। जब प्रोटॉन से ज्यादा उसकी संख्या हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी अधिकता हो जाएगी, ये अधिक हो जाएंगे। भाई एक आ गया हमारे पास तो एक अधिक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो जाए तो क्या लिखा है तुम्हारी किताब में, तो ऋणात्मक ऋणावेश की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिक होने की वजह से परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। अब हमारे पास ये परमाणु है, अब इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा आ गया तो हम ये कहेंगे कि परमाणु भैया कैसा हो गया हमारे पास, परमाणु हो गया भैया ऋणावेशित। भाई किसी की संख्या तो ज्यादा है, अगर प्रोटॉन से एक एक्स्ट्रा आ जाता, इसे बंद करने के बाद चौन लगता सीधा, अगर प्रोटॉन से एक आ जाए तो कहेंगे परमाणु कैसा हो गया, धनावेश, एक संख्या बढ़ गई। तो किसी भी संख्या किसी भी जगह पर कोई चीज अगर यहाँ पर ऋण वाला एक बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो कहेंगे परमाणु कैसा है, ऋणावेशित। अब देखिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से परमाणु ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे जैसे ये मेरा परमाणु है, ये लड़की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे ये मेरा परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक अगर वो बढ़ते हैं तो परमाणु कैसा हो जाएगा मेरे पास, ऋणावेशित हो जाएगा। परमाणु कैसा हो जाएगा, ये देखो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। यदि इसी प्रकार यदि परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर ये मेरे पास परमाणु है, इधर देखिए दिमाग को कंफर्टेबल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर है प्रोटॉन्स और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है प्रोटॉन्स, ठीक है। अब यहाँ से एक निकाल दो तुम, यहाँ से तो माइनस के 3 रह जाएंगे और यहाँ पर प्लस के 4 है, तो संख्या किसकी ज्यादा है यहाँ पर नीचे, प्रोटॉन्स की, यानी प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है। तो प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक होता है। तो हम अपने आप कह देंगे भैया धनवानों की संख्या अधिक है, तो हम कह देंगे परमाणु कैसा है हमारा, धनावेशित। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर दिमाग को यहाँ पर लगा दो। तो अगर ऋण की संख्या बढ़ रही है यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो कहेंगे परमाणु ऋणावेशित है। अगर धनावेशित की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ी है, तो कहेंगे परमाणु कैसा है, धनावेशित। अभी और समझना ना, लाइट चली गई, मैं तुम्हें अभी और समझा दूंगा अच्छी तरह से। लाइट चली है तो बड़ा दिक्कत होती है। अब यहाँ पर देखिए इतनी बात हमारी समझ में आई से बच्चों की, तो हम यहाँ पर यही बात कह सकते हैं,
एक सेकंड। अब यहाँ पर हम तो परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है, तो जिससे परमाणु कैसा हो जाता है? अब इस लाइन को याद रखो क्या लिखा हुआ है। ये लाइन तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, मेरी घर से नहीं बनाई है। यहाँ देखिए, अतः ये देखो क्या कर, अतः किसी परमाणु से, ठीक सुंदर ये बात, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या जुड़ेगा। तो आवेशित का मतलब क्या है? या तो धनावेशित हो जाएगा, अगर प्रोटॉन आ रहे तो धनावेशित हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन से निकले। थोड़ी खिड़की बंद कर दी थोड़ा, मैं यहाँ पढ़ा रहा, मुझे गर्मी नहीं आ रही, तुम्हें गर्मी आ रही है। तो प्रोटॉन से आ रहे थे धनावेशित, उनके निकल जाने से क्या होगा? ऋणावेशित। कण प्राप्त होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन का मतलब सीधी भाषा में ये समझ लो, आयन क्या है? किसी परमाणु में जो होता है परमाणु, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का घटना क्या कहलाता है? हमारा आयन कहलाता। सीधी भाषा ही बात है। ये सारी बात तुम्हारी किताब के अंदर लिखी हुई है। उस किताब में यहाँ पर केवल क्या कर रहा हूँ, अच्छी तरह से पीपीटी बना के लाऊं, उसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्ट तुम्हारी किताब से पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा एकदम। अब यहाँ पर आयन का इतना मतलब तो तुम्हारे दिमाग में आया, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ठीक, अगले देखिए, अब आ गया हमारे पास सोडियम परमाणु के बारे में समझते हैं। सोडियम के बारे में अब हम क्या समझते हैं? सोडियम के बारे में। ठीक, सोडियम के बारे में थोड़ा समझिए। अभी थोड़ा और चल रहा है, हल्का सा, इसके बाद हल्का सा बोलिए, हल्की सी बोले, दरवाली ऊंचा सुनती है और बोल थोड़ी, बस इतना ही जानते। अब देखिए सोडियम, सोडियम क्या है? सोडियम कोई तत्व है, ठीक। अब सोडियम का हम कोई तत्व है, अब उसके एक परमाणु की बात कर रहे हैं। अब सोडियम के परमाणु की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास बना हुआ सोडियम का परमाणु, जिसे हम आंख से देख नहीं सकते, और एक परमाणु है। ठीक, गौर से समझना से। अब इसमें क्या कह रहा है? सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन देखिए, ये लिखे हुए कितने लिखे हुए हैं? 11। प्रोटॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। अब देखिए 1 2 3, मेरे पास 3 कक्षाएं बनी हुई हैं। ठीक, तो पहली कक्षा में कितने हैं? 2। पहली कक्षा में केवल भैया 2। ठीक, अब दूसरी कक्षा में देखते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पहली कक्षा में मेरे पास कितने? पहली में है मेरे पास, पहली कक्षा में है मेरे पास कितने? 2। पहली कक्षा में थे, और दूसरी में कितने भैया? 8। अब तो तीसरी कक्षा में कितने? 1। तो यहाँ पर देख लो, तीसरी कक्षा में कितने लिखे हुए हैं? 1। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास पूरे। यस सर। केमिस्ट्री भाषा में ऐसे समझते हैं, इसे आगे पढ़ोगे तब तुम्हारे दिमाग में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज मेरे पास सोडियम की बनी हुई है। ठीक, अब यहाँ से क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन्स का निकालना। अब इसमें तो हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने भैया? रिमूव कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। जब हम एक इलेक्ट्रॉन से निकाल देंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास? 4 बचेंगे। अब देखो सर, 1 2। ठीक, पहली कक्षा में 2 हो गए, तीसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में मेरी बात कंप्लीट है, उसमें कितने? 8। और पहली कक्षा में कितने? 2। तीसरी कक्षा में 1 था, तो वो तीसरी कक्षा ही गायब हो गई। ठीक, अब यहाँ पे लिख लो, पहली में कितने हो गए? 2। और दूसरी में कितने हो गए? 8। और तीसरी तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन मेरे पास 11 है, हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये देखो दिख रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा? अब इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सोडियम का परमाणु, जब यहाँ पर कहते हैं सोडियम का आयन बन गया। आयन का मतलब क्या है? या तो एक बढ़ रहा है या एक घट रहा है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? सोडियम आयन। सोडियम आयन बात में ध्यान रखो। देखिए, अब देखिए क्या लिखा है। अब केवल परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन बचे। ये देखिए, ठीक, 10 तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 प्रोटॉन्स हो गए। अर्थात प्रोटॉन अधिक है। प्रोटॉन क्या है यहाँ पर?
समझ में आएगी बात? प्रोटॉन्स क्या है? अधिक। इसलिए सोडियम परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे हम सोडियम को? ऐसे लिखेंगे भैया। परमाणु कैसा हो जाएगा हमारे पास? धनावेशित हो जाएगा, तो वो धन की संख्या ज्यादा है। इसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम आयन या आयन का बनना। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो खड़ा होकर मुझे पूछ सकता है, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन मतलब है तो तुम दोबारा समझा दूंगा अच्छी तरह से। बड़ा बढ़िया तरीका से पीपीटी में बना के लाया हूं इसी वजह से तुम्हें समझाने के लिए। और मैं तो कहता हूँ रोज सभी बच्चे आया करो, कोई आता भी नहीं पढ़ने। आज आते 4 दिन का। इतना समझ में आया तुम्हारे? इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं क्लोरीन के बारे में। देखिए क्लोरीन आ गए तो लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही। क्लोरीन के बारे में देखते हैं। ठीक, अब देखिए क्लोरीन के बारे में। थोड़ा और खोल दे, धूप ज्यादा धूप आ जाए कैसे बंद कर दिया, थोड़ी और खोल दे रही और खोल दे रही बस नहीं। ठीक है, जैसे धूप से निकला कैसे बंद करता है लाइट। अब देखिए क्लोरीन के बारे में देखिए यहाँ पर। अब क्लोरीन के बाद देखिए यहाँ 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो परमाणु होता है उस परमाणु क्या होता है? 17 का प्रोटॉन होते हैं और 17 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो देखिए 17 प्रोटॉन तो मैंने देखिए केंद्र में लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, 1 2, पहली कक्षा कंप्लीट है। अब दूसरी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरी कक्षा भी मेरे पास क्या है? कंप्लीट है। वहां केवल 8 ही आ सकते हैं। ठीक, अब हम तीसरी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहली कक्षा में कितने थे यहाँ पर? पहली में क्या थे? 2, और सेकंड में कितने भैया? 8, और थर्ड में कितने हैं? 8। इन सबको जोड़ दो तो कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो भैया देखो 17 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है। अब यहाँ पर क्या रहा है? एक इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना। अब यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दो, बढ़ा दो पाने में। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे। तो देखिए प्रोटॉन मेरे पास 17 में, इलेक्ट्रॉन से एक बढ़ा दो। पहली कक्षा 2 होने चाहिए, 1 2। अब दूसरी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी है। अब अगली देखते हैं तीसरी, एक बढ़ाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये बढ़ गया, एक बढ़ गया। तो यहाँ पर संख्या किसकी ज्यादा है भैया? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा ही तो है, तो इसका मतलब क्या परमाणु कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। दिमाग तेरा यहाँ पर है नहीं बिल्कुल। मैं इतनी जब धन की संख्या कम है तो परमाणु कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ये देखो लिखा है यहाँ 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये देखो ठीक, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे। ऋणावेशित हो जाएगा नहीं? हम इसे कैसे लिखेंगे? ठीक, अब इसे ऐसे लिखो तो किसी के साथ जुड़ेगा जाकर के। किसके साथ जुड़ेगा? जैसे मान लीजिए जैसे सोडियम के साथ जोड़ दो, सोडियम धन था और क्लोरीन ऋण है, इसे इसके साथ जोड़ दो। ऐसे करके क्या बन जाएगा भैया? NaCl। ऐसे करके इसे कहते हैं आयन का बनना। तुम्हारी किताब में केवल जितना लिखा है मैं उसे उतना ही एक्सप्लेन कर, ज्यादा यहाँ पर ज्ञान देने से कोई ज्यादा एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए फायदा नहीं है। उसे आप धीमे धीमे पढ़ोगे तभी आपका आएगा। और बिल्कुल सिंपलता, इसमें कोई समझ में ना आया किसी का तो खड़ा हो जाएगा बच्चा, मैं उसे तुम्हें बता सकता हूँ। अगर किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो, कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो तुम, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती 2 बार पूछता है। मैं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तुम 3 बार खड़े होकर मुझसे पूछ सकती हो कैसा मेरी ये समझ में आई। मुझे पढ़ने के लिए सरकारी टीचर मत समझो तो प्राइवेट समझ जाते। प्राइवेट में ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। आगे देखिए संयोजकता। अब संयोजकता को हम थोड़ा इतनी नहीं पढ़ा देंगे, इसको लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी देर के लिए कर देते हैं हम इसे बंद, क्योंकि अभी यूपीएस हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। इधर देखिए संयोजकता। संयोजकता को कहते हैं बैलेंसी। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसी। बैलेंसी कहते हैं संयोजकता। अब देखिए भाई संयोजकता देखिए होती क्या है? परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन के लिए है 2 परमाणु
तो हाइड्रोजन का क्या बनेगा भैया? एक परमाणु, एक अणु बनेगा सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन के कितने हैं ये? एक सेकंड में आइए, दोबारा थोड़ी लाइट चलो, लाइट आई तो कुछ लाइट तो आई, कुछ लाइट आ जाती है तो पढ़ लो पूरी ज्ञान बढ़िया बंद नहीं किया गया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर लाइट की है केवल। अब देखिए यहाँ पर हम संयोजकता को पढ़ाएंगे। अब संयोजकता क्या होता है? परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? कैसे? देखो ये है मेरे पास एक परमाणु और ये है एक परमाणु, दोनों परमाणु हाइड्रोजन के मिले तो हाइड्रोजन का क्या बना दिया भैया? ये बनेगा हाइड्रोजन का एक अणु, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने का मतलब होता है संयोजन, जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है जिसे हम संयोजकता कहते हैं। अब कोई भी एक परमाणु है वो किसी दूसरे परमाणु से जब ही जुड़ेगा जब उसकी कोई निश्चित संयोजकता होगी। ठीक, बिना संयोजकता नहीं जुड़ सकता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ गए, अब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ रहे हैं तो उसकी एक निश्चित संयोजकता होती है, जुड़ने की कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, तब जुड़ेगा। देखिए फिर समझ लीजिए, इसमें ज्यादा नहीं दे रखा, क्या बताएंगे रक्षा। इधर देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने तत्व का नाम, दूसरा लिख दिया मैंने संकेत, तीसरा क्या लिख दिया? अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का संकेत हमारे पास H। हम केमिस्ट्री में जब भी कभी पढ़ते हैं विज्ञान में, हमें कहीं पर भी H दिख जाए तो वो समझ लो ये हाइड्रोजन है। इसकी संयोजकता कितनी है? ये तुम्हारे याद करने की बात है, इसे मैं सुनूंगा। कार्बन का प्रतीक क्या है, संकेत क्या है? संयोजकता कितनी है? सोडियम का प्रतीक क्या है? संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? संयोजकता कितनी है? मैग्नीशियम का Mg, संयोजकता कितनी है? कैल्शियम अभी मैं बताऊंगा, पहले इस मेरे को किताब में लिखा है तुम्हारे लिए। बस किताब को ऐसे ही खोले रखो, एक स्लाइड बची है, अभी मैं तुम्हें इसमें समझा देता हूँ। किताब को ऐसे ही खोले रखो। ठीक, इधर देखिए, अब इधर देखते हैं गौर से, तो मेरी चीजों को थोड़ा गौर से देखिए। आपको किताब खोली आपने? बहुत बढ़िया बात। उसे चलो मैं देखो अभी समझाऊंगा, बाद में पहले तो नीचे वाला समझा देता हूँ एग्जाम्पल। उसमें बताइए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? और देख के बताओ ऑक्सीजन की कितनी है? रुक जाए, कार्बन में केवल जितना पूछा उतना बोलो। ये तुम्हारे पास देखो संयोजकता मैंने लिख दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन के परमाणु को लेंगे और ऑक्सीजन के परमाणु के साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए ये है मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक, और ये है मेरे पास ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को गौर से देखिए, ये देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजन हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है ऑक्सीजन का मतलब एक है और ये क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन। ठीक, अब ये बताइए कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है उसमें? तो ये है देखो बंध, इसे बोलते हैं क्या? बंध। ठीक, बॉन्ड, इसे इंग्लिश में कहेंगे बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं बंध। ठीक, अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ये दो। ऑक्सीजन के देखो हमारे पास कितने लिखे हुए हैं? दो। एक तो देखो ये हो गया और एक, दो हो गए। तो यही तो संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? अब हाइड्रोजन की कितनी है? एक। तो ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ सकता है? केवल एक डंडे से जुड़ सकता है, इस डंडे से जुड़ गया। ठीक, अब ऑक्सीजन कितने डंडों से जुड़ेगा? दो। यानी कि ये है मेरे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कितनी बैलेंस है? दो। एक, दो।
अब इससे कोई ऐसी चीज जुड़ेगी जिसका केवल क्या होगी, एक संयोजकता होगी। इसकी दो संयोजकता होगी, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डायरेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक संयोजकता बात करें तो एक संयोजकता क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन वहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो, तो भैया ये क्या बन गया मेरा, पानी। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, एक। ये देखिए एक डंडे के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की कितनी, ये भी देखो हाइड्रोजन की एक है, एक से जाओ। ऑक्सीजन की कितनी है, दो। ऑक्सीजन जब भी कभी किसी के साथ जुड़ेगी तो दो डंडों के साथ ही जुड़ेगी। हाइड्रोजन किसी के साथ जब भी जुड़ेगा तो एक ही डंडे के साथ जुड़ेगा, ठीक। इसमें दो से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ सकते हाइड्रोजन को। तुम कहो भाई एक और जोड़ दो, एक और लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, तो हाँ ऑक्सीजन का ये समझो ऑक्सीजन के पास केवल दो डंडे हैं, और इसे दो डंडे पर केवल एक डंडे वाली चीज जुड़ सकती है, केवल ऐसे समझो। यही बात देखो यहाँ पर समझाएंगे। तो इसे जोड़ करके ये क्या बनेगा भैया, चल जाओ भाई, ये क्या बनेगा तुम्हारा, पानी। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एक। हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन की कितनी है, एक है, क्लोरीन की भी एक है। जब हाइड्रोजन की एक है, क्लोरीन की एक है, तो ये आपस में देखिए एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु हो गया, ये आपस में मिल गया। हाइड्रोजन भी जब इस डंडे के साथ जुड़ा है, क्लोरीन भी इसके साथ। यहाँ क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, एक, जो हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ देखो H2O में जल में ऑक्सीजन की संयोजकता दो है, ऑक्सीजन की देखो दो है, एक दो, क्योंकि वह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोग करता है। जब दो परमाणुओं से संयोग करेगा तो भैया ये क्या बनाएगा, H2O किसका सूत्र है, पानी का। इससे पहली क्लास में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि जब दो विभिन्न तत्व जुड़ते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, ठीक, और ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। जब ये आपस में जुड़ेंगे विभिन्न प्रकार के तो ये क्या बनाएंगे, H2O, ठीक। तो H2O क्या बन गया, ये यौगिक का अणु बन गया। ये क्या बन गया, यौगिक का एक अणु। अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे तो हमारे क्या बनेगा, हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा। यानी जब तत्व और तत्व जोड़ते हैं तो क्या बनेंगे, तत्वों के अणु बनेंगे। जब विभिन्न प्रकार के तत्वों के अणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है, यौगिक का अणु। तो ये क्या बन गया भैया, पानी का एक अणु बन गया। क्या बन गया, ये पानी का एक अणु, पानी का बन गया ये एक अणु। ये क्या बनेगा, पानी का एक अणु, एक अणु बन गया पानी का। बिल्कुल सिंपल है, सब तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, केवल जरूरत है उसे समझने की और घर पे पढ़ने की। अगर घर पे पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में कुछ आएगा, बाकी आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो इसी के साथ क्या करते हैं, आज हमारा जो लेक्चर है उसे यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी इसमें अगला लेक्चर हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये समझो बाय बाय। बाकी घर जाके अपने किताब पढ़ो, और किताब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा काम है, पढ़ोगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ोगे